प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं के चौधरी बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की ओर से हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए है, जिनको मैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पहले जो प्रेषित वीडियो हैं उसमें मैं पढ़ा चुका हूं और प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय भी आपको बता चुका हूं। ये हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास है। हिंदी गद्य साहित्य अलग चलता है और काव्य साहित्य का अलग चलता है, ध्यान रखेंगे। बच्चे अगर नोट्स तैयार कर रहे हैं तो गद्य साहित्य का इतिहास अलग नोट्स बनावें, एक ही काव्य में 2 पार्ट कर लें और आधे पार्ट में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास लिखना शुरू करें। उससे आधा पार्ट जो बचता है उसमें जो है हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास लिखना प्रारंभ करें। बच्चों, आपको 2 काव्य साहित्य के इतिहास को जो है 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से 2 ही आपको पढ़ना होता है। जिसमें कि आदिकाल, जिसे कि वीर गाथा काल कहते हैं, है ना, ये आपको पढ़ना होगा। पूर्व मध्यकाल, जिसे कि भक्ति काल कहा जाता है, ये आपको पढ़ना होगा। वैसे 4 कौन कौन से भाग होते हैं, उनकी समय सीमा क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो हम लिखते हैं काल विभाजन, और काल विभाजन के बाद एक तरफ नाम लिखते हैं जिसको काले पेन से लिखते हैं, और समय सीमा दूसरी तरफ लिखते हैं जिसको जो हम नीले पेन से लिखते हैं। तो पहला जो है आपका काल, जिसे कि भक्ति काल के पहले, जिसे जानते हैं भक्ति काल के पहले क्या चला था, आदिकाल, यानी प्रारंभिक काल, शुरुआती काल जो था, है ना, जिसे कि आदिकाल कहा जाता है, जिसे कि वीर गाथा काल भी कहते हैं। नंबर 1 आदिकाल, जिसका दूसरा नाम वीर गाथा काल है। इसकी समय सीमा 743 से लेकर के 1343 ईस्वी तक बच्चों मानी गई है। ध्यान रखेंगे कि आदिकाल की जो समय सीमा है वो 743 से लेकर के 1343 ईस्वी तक है। उसके बाद पूर्व मध्यकाल आता है, जिसे कि हम भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल की समय सीमा जो प्रारंभ होती है वो 1343 से लेकर के 1643 तक के है, यानी पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं, उसकी समय सीमा क्या है, 1343 से लेकर के 1643 तक। फिर उत्तर मध्यकाल आता है, जिसे कि रीति काल कहा जाता है, जैसे आप लोग हाई स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ेंगे, जिसकी डिटेल आपको कक्षा 10 में डिटेल बताई जाएंगी, है ना। तो 1643 से लेकर के 1843 तक का समय रीति काल का समय कहलाता है। फिर बात आती है आधुनिक काल की। आधुनिक काल का जो, जिसे कि हम वर्तमान काल कहते हैं, उसकी समय सीमा क्या है, 1843 से आज तक अद्यतन, यानी 4 युग हैं। पहला तो वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और लास्ट में वर्तमान काल, जिसे कि आधुनिक काल कहा जाता है। चारों का समय 743 से लेकर के 1343, 1343 से लेकर के 1643, 1643 से लेकर 1843 और 1843 से आज तक। तो बच्चों, ये काल विभाजन कहलाता है ना। और इस काल विभाजन को आप अगर अच्छे तरीके से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आगे कक्षाओं तक आपको इसको याद रखना है और इसका उपयोग भी मिलता रहेगा आपको। अब हम बात करते हैं जिसे कि आदिकाल कहते हैं, उस काल की विशेषताएं क्या थी। वीर गाथा काल, उसका जो नाम दिया गया, उसकी विशेषताएं क्या थी बच्चों। तो वीर गाथा काल जो नाम दिया गया है, तो उसमें वीरता का वर्णन ज्यादा मिलता था। पहले राजा लोग क्या करते थे, आपस में लड़ा झगड़ा करते थे अपने राज्य के विस्तार के लिए या फिर आपसी वैमनस्य के लिए, मतलब ईर्ष्या द्वेष के कारण आपस में लड़ा करते थे। तो उन लड़ाइयों से परिणाम जो भी होता था उससे कोई लेना देना मेरा नहीं है, परंतु उन प्रत्येक राजा के यहाँ उस समय एक राजाश्रित कवि रहा करता था, जिसके यहाँ जो कवि रहेगा तो जाहिर सी बात अपने राजा की तारीफ ही करेगा, और अपने राजा की तारीफ करेगा तो उसकी तारीफ में जो कुछ लिखेगा तो अच्छा लिखेगा, वीरतापूर्ण वर्णन करेगा। तो सबसे पहले तमाम जो युद्ध हुआ करते थे, जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी, उसमें सर्वप्रथम एक ये विशेषता नजर आती है कि युद्धों का सजीव वर्णन, जैसा कि वीरगाथा का नाम दिया गया है, तो युद्धों का सजीव वर्णन। तो बच्चों, जो भी कवि होता था अपने राजा की तारीफ में लिखता था, तो उसको युद्ध लड़ते हुए दिखाता था, तो ऐसा वर्णन करता था जैसे सामने उसको पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे सामने युद्ध हो रहा हो।
है ना। राष्ट्रीयता का अभाव इसकी दूसरी विशेषता है। राष्ट्रीयता का अभाव, अब छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा थे, अपने राज्य विस्तार के लिए लड़ा करते थे आपस में, एक दूसरे राजा को मारा पीटा करते थे, मतलब उसका राज्य छीना करते थे। तो पूरे भारत को बचाने के लिए कोई राजा काम नहीं करता था, अपने राज्य विस्तार के लिए सभी लड़ते थे। अगर सभी राजा एक साथ मिलकर के कार्य किए होते, देश को बचाने को सोचा होता, तो भारत हमारा कभी गुलाम नहीं होता, समझे। तो उनमें मतलब एकजुटता का अभाव था, राष्ट्रीयता का अभाव था उन राजाओं में। लिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग, है ना। आप इतना ही लिखिएगा कि डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल में भी 3 भाषाएं हैं और पिंगल में भी 3 भाषाएं हैं। तो बच्चों यहाँ उनका उल्लेख करना तो मैं उचित नहीं समझता हूँ, आगे आप जब इंटरव्यू पढ़ेंगे तब बताया जाएगा, ताकि आपको याद भी रह सके। तो डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग होता था, मतलब कि कह लीजिए यूँ कि अगर हम किसी क्षेत्र विशेष में कार्य कर रह रहे हैं और हम हैं यूपी के, तो यूपी में अगर भाषा बोली जाती है जो, उस भाषा को हम जानते थे और चले गए कहाँ, राजस्थान में, तो राजस्थान की जो मिश्रित भाषा हमारे साथ आ गई वो डिंगल पिंगल इस तरह से कहलाती थी। उदाहरण तौर पर मैंने बताया है, ठीक है। फिर आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, जो भी कभी जिस राजा के यहाँ रहता था, जिससे खर्चा पानी लेता था, वो राजा उसका आश्रयदाता होता था, मतलब जिसने आश्रय दिया है। तो जिस कवि को जिस राजा ने आश्रय दिया है, तो जो कवि उसकी भाई प्रशंसा करेगा, राजा की प्रशंसा करेगा, तो जिसके यहाँ रहता है उसी की प्रशंसा करेगा भाई, जिसकी खाएगा उसी को जाएगा, है ना। ऐसा तो हम है नहीं कि हम रहें किसी के और के यहाँ और गाएं किसी और की, समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। तो वो राजा लोग जो है अपने आश्रयदाता, वो कवि लोग जो है अपने आश्रयदाता राजाओं की ही प्रशंसा किया करते थे। तो विशेषता ये हो जाती है। वीर और श्रृंगार रस का वर्णन, वीर का तो मैंने बताया आपको कि युद्ध हुआ करते थे, तो वीर रस अपने आप आ जाता था। श्रृंगार रस का वर्णन भी इसमें प्रमुखता से था, है ना। जब जो एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता था, तो वहाँ नायिकाओं का हरण भी होता था या प्रेम विवाह होता था, इस टाइप से जो है वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता बनी रही। तो बच्चों 5 विशेषताएं हैं: युद्धों का सजीव वर्णन, लिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, राष्ट्रीयता का अभाव, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, और जो है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, है ना। तो बच्चों अब हम बात करेंगे जो आदिकाल के कुछ प्रमुख कवि थे जिन्होंने अपना काव्य रचा है, और हमारे सम्मुख आज जो प्रस्तुत होता है, मिलता है, पढ़ते हैं उसको, है ना। तो उसमें कुछ प्रमुख कवि थे, उनकी प्रमुख रचनाएं थी। प्रमुख कवियों में जैसे दलपत विजय थे, इनकी रचना खुमान रासो बड़ी प्रसिद्ध रचना है, दलपत विजय खुमान रासो। फिर थे चंद्र वरदाई, जिनकी रचना पृथ्वी रासो, बहुत सुंदर व्याख्यान है इसका, बहुत सुंदर रचनाएं ये है ना। जैसे कि आदिकालीन महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को, ठीक है। चंद्र वरदाई ने लिखा है इसे, जो कि पृथ्वीराज के सहायक थे। सारंगधर हमीर रासो, सारंगधर ने लिखी है कौन सी रचना? हमीर रासो। फिर एक कवि थे नल सिंह, नल सिंह ने विजयपाल रासो लिखा है। जगनिक थे, जगनिक ने परमाल रासो लिखा है, जिसे आल्हा खंड कहते हैं। आल्हा तो आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो परमाल राजाओं का वर्णन इसमें मिलता है, वो परमाल रासो था, ठीक है। फिर नरपत नाल थे, नरपति नाल, जिन्होंने बीसल देव रासो नामक काव्य की रचना की है। और उसके बाद आते हैं केदार भट्ट जी। केदार भट्ट ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की है। किसकी? जयचंद्र प्रकाश की। बच्चों लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना। मधुकर, मधुकर कवि जिन्होंने जय मैंग जस चंद्रिका लिखी है, बड़ी सुंदर रचना ये भी है। तो बच्चों ये थी हिंदी के आदिकाल की प्रमुख काव्य रचनाएं और प्रमुख कवि। एक बार और अगर सुनना चाहते हैं दोबारा सुन लीजिए। दलपत विजय, खुमान रासो, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर, हमीर रासो, नल सिंह, विजयपाल रासो, जगनिक, परमाल रासो, नरपतनाथ, बीसलदेव रासो, केदार भट्ट, जयचंद्र प्रकाश, मधुकर, जयमैंग चंद्रिका। तो बच्चों ये हिंदी काव्य साहित्य का आदिकाल आपको मैंने आज बताया है। कल आपको जो भी वीडियो हम प्रस्तुत करेंगे भेजेंगे, उसमें हम भक्ति काल समझाएंगे
और भक्ति काल की वीडियो थोड़ा लंबी होगी, इसलिए कापी कलम लेकर के बैठिएगा। हो सके तो अपनी किताब भी लेकर के बैठिएगा। किताब तो होनी चाहिए, पुस्तक होनी चाहिए, उसके बिना कोई अच्छी से समझ में बात नहीं आती है। तो प्यारे बच्चों, किताब के बिना पढ़ाई नहीं बनती है, इसलिए आवश्यक है कि आप अपनी किताब लेकर के बैठे और कापी पेन लेकर के बैठे। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो अच्छे तरीके से चलेगा। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी समझ में भी आएगा। बच्चों, तब तक के लिए मैं आपको नमस्कार कहता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में मैं भक्ति काल के साथ आपको मिलूंगा और विधिवत जानकारी उसकी मैं तुम्हें दूंगा। तब तक के आपके बुक में भक्ति काल से संबंधित जो कुछ लिखा है आप उसे पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।